अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। शुरुआत करते हैं जी हमेशा की तरह पाकिस्तानी सियासत में जो सबसे इजी टारगेट होता है वो है ख़वातीन। कहीं ना कहीं आप किसी भी जलसे में अवामी राब्तों की इस मुहिम में अगर देखें कि अगर ख़वातीन पहुंचती हैं अपनी पसंदीदा पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, कभी उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। बहुत आसान होता है किसी खातून पार्लियामेंटेरियन या फिर इंतखाबी मुहिम को चलाने वाली सियासतदान के ऊपर तनकीद करना, कभी उसके पहनावे को लेकर, कभी उसके बोलचाल के अंदाज को लेकर। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शी इज़ द ईजीएस्ट टारगेट फॉर मेन। और हाल ही में हमने फिर इस रिवायत को देखा। जाहिर सी बात है अपोजिशन की और हुकूमत वक्त के इख्तलाफात हैं, लेकिन चोट किस बात पे की गई? सिन्फ़े नाजुक होने पे। कभी आपके पहनावे पे, कभी आपको नानी कहकर पुकारा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आपकी खूबसूरती का राज है बहुत सारी सर्जरीज जो कि टैक्स पेयर मनी से की गई है। दिस इज रियली बिलो द बेल्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको समझने वाला, देखने वाला और इस सोच को एक्चुअली सपोर्ट करने वाला तबका मौजूद है। हमें हैरत इस बात पे होती है कि अगर ये तब्दीली वाला नया पाकिस्तान है तो ऐसे रवैयों और स्टेटमेंट्स को रिप्रिमांड क्यों नहीं किया जाता। सबसे पहले आपको जी दिखाते हैं कि ये पैकेज जिसके अंदर हमने ये इंतखाबी मुहिम जो गिलगित बल्तिस्तान में चल रही है और गंडापुर साहब के ये जो स्टेटमेंट्स हैं जिसने एक तहलका मचाया हुआ है, इस इंतखाबी मुहिम के हवाले से पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि बड़ी इस वक्त जो टेंशन है वो इस बयान को लेकर है, लेकिन मेरे साथ मौजूद है वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो एन एक्टिविस्ट नायाब गौहर जान। उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी क्या इस वक्त रद्द अमल है इस पर्टिकुलर मामले पे। अस्सलाम वालेकुम नायाब। जी वालेकुम सलाम सिद्रा। नायाब, मुझे ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स इस बयानिए ने बहुत तकलीफ दी है। अभी कुछ अर्सा पहले जब हम लाहौर मोटरवे का वाक़या देख रहे थे और वहाँ के CCPO साहब ने एक अजीब सी बात की थी कि जी अगर वो घर से निकलती ना तो ये वाक़या पेश ना आता, उन्होंने गलत रास्ता चूज़ किया, निकलने से पहले गाड़ी को देखना चाहिए था। उस पर सबने तनकीद की और ये समझ आया कि ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट है, ये आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। लेकिन आज फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा का बयान बिल्कुल उसी रविश में जा रहा है कि जी पहले अपने गिरेबान में जाके अपनी अदाओं पे गौर कीजिए तो फिर ऐसा बयान देने की अली अमीन गंडापुर साहब को जरूरत ना पड़ती। ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लग रही है, खासतौर पर खातून और एक मंझीवी सियासतदान की जुबान से। आप इसको कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल सिद्रा, देखिए दो तीन बातें हैं। नंबर वन, बिल्कुल जैसे आपने कहा, खवातीन सबसे ज्यादा इजी टारगेट होती हैं, खास तौर पर पाकिस्तान जैसी एक सोसाइटी जो हमें पता है पेट्रियार्कल है, जहां पर इस तरह का निज़ाम है, जहां मर्द हजरात ने हमेशा एक हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा अथॉरिटी इंजॉय की है। अब जाहिर है क्योंकि खवातीन बहुत वोकल हो रही हैं तो इसीलिए इन चीजों के ऊपर बात हो रही है। सो पहली चीज मैं ये कहूंगी कि ये एक अक्कासी करता है हमारे माशरे के अंदर जो डीप रूटेड जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है खवातीन के हुकूक के हवाले से और खवातीन की इंसानियत, खवातीन के अजसाम, खवातीन। अच्छा नायाब, इसमें बड़े ट्रिगरिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं, मैं पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब की तो जो बात हुई सो हुई, लेकिन उनकी सपोर्ट में जो PTI के लोग अभी पहुंचे हैं और खासतौर पर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, कोई भी गैरतमंद इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये गैरत का इशू भी बीच में ले आए हैं। यानी व्हाट आर वी ट्राइंग टू से ओवर हियर एंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू कम्युनिकेट? एब्सोल्युटली, देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात की और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो खवातीन सियासतदान जो है हमेशा गैरत के पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक किया जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना मिसोजिनी बहुत डीप रूटेड है। आप करंट की कोई वीकनेस पकड़नी है, हमारे यहाँ पावर पॉलिटिक्स का यही तकाजा है। और खवातीन के ऊपर जो सबसे बड़ी वीकनेस आप पकड़ते हैं वो होती ही ये है कि नंबर वन, ये सियासत में आई क्यों, ये घर से क्यों निकली, इनको अपने घर वालों की गैरत का ख्याल नहीं है। ऊपर से उन्होंने इसके पर एक और चीज कर दी कि जी ये अदाएं तैयार होके क्यों आती हैं। पहले भी हमने ये देखा कि यस, सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर हम ज्यादा तनकीद करते हैं, ऑब्वियसली वी होल्ड देम टू अ हायर स्टैंडर्ड, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है PTI पर। हमारा पॉलिटिकल कल्चर ही ऐसा है जिसके अंदर खवातीन के ऊपर इस तरह के बिलो द बेल्ट अटैक्स किए जाते हैं, क्योंकि मर्द सियासतदान तो हमेशा से इस तरह की अनचेक वो उसी सोसाइटी का पार्ट है। लेकिन
जैसे आपकी आवाज थोड़ी सी स्क्रैम्बल हो रही है, लेकिन जैसे वोल्टेयर ने कहा था कि आपकी सोच पे, आपके फलसफे पे मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे इख्तिलाफ हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिर भी मैं आपके इस हक की पासदारी करूंगा, हिफाजत करूंगा कि आपको भी यह हक हासिल है कि आप अपनी बात कह सकें। इस वक्त मरियम नवाज साहिबा के जो भी ख्यालात हैं, जो उनकी तनकीद है, यकीनन उससे कौम के बहुत सारे लोग अग्री नहीं करते और सख्त उनको तकलीफ होती है जब वो इदारों पे, रियासत पे तनकीद करती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बिलो द बेल्ट रिमार्क्स करना ये कोई जमहूरी इक़्तिदार नहीं है। और ख़ास तौर पे हैरत होती है कि ख़वातीन सियासत के बारे में ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस नहीं कह रही। एक और बात की जा रही है नायाब शीरी मज़ारी साहबा के हवाले से कि उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए, आप इसको कैसे देखती हैं? एब्सोल्युटली लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी दो बातें सिद्रा। नंबर वन कि फिरदौस आशिक अमान साहिबा का जो बयानिया आया है उससे ये बात साबित होती है कि खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी सिर्फ मर्द हजरात नहीं करते। बहुत सारी ऐसी खवातीन जो पावरफुल पोजीशंस में होती हैं, जो ताकतवर होती हैं, बहुत दफा ऐसे होता है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए या अपनी ताकत को मेंटेन करने के लिए ये जो निजाम है, ये जो स्टेटस को है, उसको मेंटेन करते हैं। दूसरी बात, जहां तक आपने शीरी मज़ारी साहिबा की बात की, एब्सोल्युटली उनको नोटिस लेना चाहिए और हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि वो खुद भी एज अ फीमेल पॉलिटिशियन उनके ऊपर भी बहुत अटैक्स हुए हैं हिस्टोरिकली, और मैं बहुत ज्यादा उनके साथ भी इस चीज पे हमदर्दी रखती हूँ। तो आई होप कि क्योंकि शी इज बिन इन दिस पोजीशन तो वो इस चीज का नोटिस लेंगी और हम सारी खवातीन जो हैं वो नजरिए रिगार्डलेस कि हम अच्छा, इसमें नायाब एक बात बड़ी अहम है, आई वांट टू अनपैक इट इन अ लिटिल मोर डिटेल। देखिए, बतौर खातून आपको और मुझे इस बात ने तकलीफ पहुंचाई कि किस तरह जेंडर को टारगेट किया गया है, लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस कंपटीशन में, जिस तहरीक का हिस्सा ये तमाम पब्लिक फिगर्स हैं, क्या वो जेंडरलेस हो सकती है? यानी आप यहाँ पे इस बहस को ला सकते हैं कि भाई इस वक्त अगर मरियम नवाज साहिबा की जगह कोई मर्द होता तब भी इस तरह की अगर बातें, उस वक्त तो हमें तकलीफ नहीं देती, हम कहते हैं इट्स मैन टू मैन, आप किसी के किरदार पे, किसी की शक्ल सूरत पे जो चाहे बोल जाते हैं। लेकिन क्या जब ये बात की जाती है तो एक तबका पाकिस्तान में सोच रखता है कि क्या ये विमेंस कार्ड प्ले किया जा रहा है? इस आर्ग्यूमेंट पे क्या कहेंगी? एब्सोल्युटली, ये बहुत लोग कहते हैं वुमेन कार्ड एक अजीबो गरीब सा टर्म है जो हमारे यहाँ लोगों ने बनाया हुआ। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इतना बुरा कार्ड तो मैंने शायद जिंदगी में नहीं देखा जिससे सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही होते हैं। देखिए, इसमें एक सिंपल सी बात है, एक कमजोर तबका और एक ताकतवर तबका, उन दोनों के ऊपर जब तनकीद की जाती है तो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर सेम नहीं होता। सो मर्द हिस्टोरिकली ताकतवर रहे हैं, एब्सोल्युटली मर्दों पर भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसी पर भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जेंडर को इसमें से निकाल नहीं सकते क्योंकि खवातीन के लिए पहले ही बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं सोसाइटी में, वो कम ताकतवर हैं, और खास तौर पर इस तरह के प्रोफेशंस में जहां पब्लिक फिगर बनना पड़ता है, उनकी इज्जत पे, उनके खानदान की गैरत पे, उनके लिबास पर, हर चीज पर तनकीद होती है, तो उन पे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मैं बतौर खातून किसी मर्द के बारे में भी ये बात नहीं करूंगी, लेकिन इतना हमें तस्लीम करना चाहिए कि ये इक्वल फॉल्स इक्विवेलेंस है, क्योंकि ये वही बात हो गई कि अगर आप अमेरिका के अंदर देखें तो किसी स्याह शख्स के ऊपर रेशियल स्लर्स बात करना या किसी सफेद के ऊपर करना, सफेद शख्स के ऊपर करना, इसका कॉन्सिक्वेंस सही इक्वल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया नायाब फॉर ड्रॉइंग दैट इक्वेशन, यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन विद दैट। लेकिन ज्यादा अहम ये भी है, सिर्फ से कतई नजर होके, यानी जेंडर से कतई नजर होके इस वक्त तमाम ही पॉलिटिकल लीडर्स, आपको देखिए पूरी कौम 22 करोड़ आवाम देख रही है जिसमें 70% का ताल्लुक जवान तबके से है, नौजवान है वो। आपके लिए जरूरी है कि आप रिवायात को कायम करें, किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को कैसे आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये बड़ा अहम है और उसमें जमहूरी इक़्तिदार को जरूर अपने सामने रखना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं कि जिस तरह के आप देख रहे हैं बड़ी गर्मा गर्मी है और गहमा गहमी हुई भी हाउस फाइनेंसिंग को लेके। हुकूमत वक्त ने भी और स्टेट बैंक ने भी इस वक्त सबको कहा है कि बैंक्स को ख़ास तौर पे कहा है कि अगर लोगों को इसकी ज़रूरत है तो इसको एक्सटेंड किया जाए एज अ हाउस फाइनेंसिंग पे। इससे कई चीज़ें होंगी जी, लोगों को एक अपना घर मिलेगा। हम लोग जो बहुत ज़्यादा कैश डिपेंडेंट इकॉनमी है वो भी हम ज़रा अपने आप को राह रास्त पे लेके आएंगे, चीज़ें ज़रा फॉर्मलाइज्ड होंगी। लेकिन जब हम घर बनाने लगते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो
तो हम ज़्यादा आनाकानी नहीं करते, शायद छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो वायरिंग है, केबलिंग है घर की, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान की फोरमोस्ट कंपनी फास्ट केबल्स आज हमारे स्टूडियो में, हमारे प्रोग्राम में रिप्रेजेंटेड हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओवैस नदीम साहब, आप सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं विद फास्ट केबल्स। इनसे जानेंगे कि घर बनाते हुए आपको जिस चीज़ का बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी और उसका ख्याल रखना चाहिए, यानी द केबल्स, उसके बारे में हम क्या कॉमन गलतियां करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ओवैस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड आई वाज सीइंग कि कोरोना की जो सेकंड लेयर है उसमें आप लोगों ने खास तौर पे इंटीमेट मुख्तलिफ जगह पे किया हुआ कि मास्क लगाएं। जी बिल्कुल। और हम इतने केयरफुल शायद मार्केट्स या रोड्स पे देखते हैं तो उसमें हम नहीं हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा केयरफुल मेरा ख्याल है होना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बल्कि मैं ये पूछना भी चाह रही थी कि अब तो कई लोग अपनी आफ्टर केयर सर्विसेज और जो आपका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होगा उसमें भी इसका ख्याल रख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद, कोई शख्स अगर अपना घर बना रहा हो और उसको लगता है कि कई एक्सपेंडिचर्स उसके सामने आते हैं, बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर को अगर इस्तेमाल इसमें किया जाता है तो वो आपको सस्ते सोल्यूशंस भी देते हैं। आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि जी मैं केबल की या जो वायरिंग है उसकी कॉस्ट नीचे लाने के लिए अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन घर एक दफ़ा बनता है, ये कितना बड़ा सिक्योरिटी हैजर्ड हो सकता है, ये बताइएगा। मैम आपने राइट कॉर्ड्स को टच किया है। एक्चुअली केबल्स जो है ये बैकबोन है किसी भी घर की, क्योंकि आप जितने महंगे अप्लायंसेस अपने घर के अंदर लगाते हैं उस पर आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसकी बैकबोन जिसने उसको इलेक्ट्रीफाई करना है दैट इज़ केबल्स। एंड केबल्स के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वो दीवारों के पीछे छुपा हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, या तो हमें उसके बारे में एजुकेट किया नहीं गया या कोई इस तरह के सेमिनार सेशंस होते नहीं हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस को उजागर किया जाए। और वेरी थैंकफुल टू यूर टीवी चैनल के उसने इस इम्पोर्टेंस को समझा और उस पर हमें मौका दिया कि हम उस पर थोड़ा सा कस्टमर्स को या जिसने घर बनाना है उसको एजुकेट कर सकें कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इस पे थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो लेटर ऑन एक तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह ना करे कल को जिस घर पे आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके 40-50 मिलियंस आपने लगाया एक छोटे से घर पे, आपने अपनी फैमिली को पीस देने के लिए, हैप्पीनेस देने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे आपने उस पर केबल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया वहाँ पे वो आपके लिए, कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए उसकी फैमिली का एक रिस्क बन गया। यानी फ्रॉम छोटा नुकसान, कोई बहुत छोटा नुकसान जिसमें आपके अप्लायंस का ही सिर्फ ज़ाया हो जाए, वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, टू अ वेरी बिग अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जिसमें आप कहते हैं कि खुदा न खासा शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से घर में आग लग जाए। इन तमाम चीज़ों से आपको महफूज करता है अगर आपने एक गुड क्वालिटी केबल का इस्तेमाल किया है। मुझे ये बताइएगा कि रियल क्वालिटी, लेकिन हम जज कैसे करें? मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हैं, व्हाट इज इट दैट वी नीड टू बी लुकिंग एट? कोई क्वालिटी की सर्टिफिकेशंस हमें पता होनी चाहिए। हम किस तरह अंदाज़ा लगाएं कि जो कॉन्ट्रैक्टर हमें कुछ भी सजेस्ट कर रहा है वो अच्छी क्वालिटी है? देखिए, फास्ट केबल्स जो है वो ये क्लेम करता है कि वो रियल क्वालिटी देता है। देखिए, क्वालिटी का दावा सब लोग करते हैं, बट फास्ट केबल्स क्लेम्स दैट वी आर ऑफरिंग रियल क्वालिटी। व्हाट इज़ रियल क्वालिटी? रियल क्वालिटी के अंदर आप एक ऐसा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं जो अपने जिद्दत की हाइट्स को छूता है। मतलब आपके पास ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ऐसी मशीनरी, ऐसा जदीद इनोवेटिव प्लांट है जिसके ऊपर आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकें जिसकी क्वालिटी और कंप्लाइंस उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हो जिनकी ज़रूरत है। और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को भी उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है कि उसको इन स्टैंडर्ड्स को उतना बेहतर तरीके से राइज करना चाहिए और उसकी इम्प्लीकेशंस को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए, ताकि जो घरों के अंदर प्रोडक्ट यूज़ होती हैं उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूमर को, कस्टमर को मिल सके। फास्ट केबल्स ने उसको इंश्योर किया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, हाईएस्ट टेस्टिंग लैब्स के साथ, हाईएस्ट इक्विपमेंट्स के साथ और हाईएस्ट सर्टिफिकेशन दैट इज कीमा गोल्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम नीदरलैंड। तो जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास थर्ड पार्टी की, जैसे हमारे पास इंटरनेशनल एक लैब है उसकी सर्टिफिकेशन है, तो उस सर्टिफिकेशंस जब किसी कंपनी के पास होंगी तो डेफिनेटली वो एक अच्छे मेयार का, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट को ऑफर कर रहे होंगे। 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगी। हमारे यहाँ अब जैसे बड़े हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जा रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर सिर्फ कराची की ही बात की जाए तो हीट वेव्स भी आती हैं। तो गर्मी कितनी सह सकती है ये केबल्स? यानी इनकी भी कोई लाइफ होती है, इनकी मेंटेनेंस कैसे की जाए? क्या एक दफ़ा घर बनाते हुए हमने केबलिंग कर ली तो क्या उसको दोबारा कभी नहीं देखना है? दिस इज़ फॉर लाइफ?
मैम आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। फास्ट केबल्स ये क्लेम करता है कि एक बार लगे नस्लों चले। तो नस्लों चलने का मतलब ये कि मेरे पेरेंट्स ने जो हाउस बनाया था तो उसमें हम एक अगली जनरेशन और फिर एक नेक्स्ट जनरेशन उस घर को देखती है। सही। अच्छा, उसमें घर के लिए अगर आपने उसको अच्छे तरीके से किसी की कंसल्टेंसी लेके डिज़ाइन किया है तो फिर तो आपको शायद उसमें मॉडिफिकेशंस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ये होती हैं कि आपने एक एसी एक्स्ट्रा कर लिया या कुछ लाइट्स इन्हेंस कर ली। लेकिन अगर आप मेजर मॉडिफिकेशंस की तरफ जाते हैं तो उस वक्त आपको ज़रूर कंसल्टेंसी लेनी चाहिए कि उस वक्त आपको वो केबल्स के साइजेस और तमाम चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। सही। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप किसी कंसल्टेंट की सर्विसेज लाजमी लें और किसी अच्छे कंसल्टेंट की सर्विसेज लें, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के व्यूज़ पे ना जाएं। देखिए, जब आप सेलेक्ट करते हैं टाइल्स या किचन के इक्विपमेंट्स या एसेसरीज जो आपकी वाशरूम्स की हैं तो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है और वो एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे हम यहाँ तो हमने बात की कि आपको कंसल्टिंग करके डेफिनेटली अपना घर बनवाना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस को देखें, लोड आपका इलेक्ट्रिसिटी का विद टाइम कितना बढ़ रहा है। अगर पहले बच्चे छोटे थे और फिर जैसे इन्होंने कहा कि नस्लों की बात है, अगर 3 भाइयों ने शादी भी कर ली फिर उनके बच्चे भी हैं और आपके अप्लायंसेज और एयर कंडीशनर्स और रूम, यानी पहले 2 माले का घर था आपने उसके ऊपर एक और माला बनवा लिया, तो डेफिनेटली यू विल नीड टू रिकंसिडर कि आप किस तरह आपके घर की केबलिंग हुई भी है। लेकिन एक नया मसला ओवैस जो हमने देखा कि कराची में इस साल रिकॉर्ड बारिशें हुई एंड अनफॉर्चुनेटली जब भी मानसून का सीजन आता है तो हम घरों में अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक्यूशन के वाक़यात भी बहुत देखते हैं। इस वक्त डिफेंस के घरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बेसमेंट्स में पानी भरा, वाटर लॉगिंग हुई। ऐसी सूरत हाल में केबलिंग के लिए अब क्या कंसिडरेशंस हमें करनी चाहिए? अच्छा, एक तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को जो रियल क्वालिटी का क्लेम किया गया वो एक्चुअली कस्टमर को मिला भी है या नहीं, क्योंकि मार्केट में काउंटरफिट बहुत ज़्यादा है। फास्ट केबल्स ने उसको इंश्योर किया है थ्रू फास्ट तस्दीक। रियल क्वालिटी की फास्ट तस्दीक कस्टमर के इन हैंड है कि वो जस्ट एक कोड स्क्रैच करेगा, उसको टेक्स्ट करेगा और उसको इंश्योर हो जाएगा कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिला है कि नहीं। अगर आपकी प्रोडक्ट की जेन्युइननेस कंफर्म हो जाती है तो देन आप ये श्योर्ड हैं कि ये एक अच्छा लाइफ टाइम जो डिसाइडेड है, लाइक 25, 30 ईयर, 40 ईयर्स तक हमें जितनी एक बिल्डिंग की लाइफ होती है हम उतनी ही लाइफ की चीज़ें आप लोगों को बता सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो आपका मेन सर्किट सिस्टम होना चाहिए वो घर के किस हिस्से में हो। ख़ास तौर पे कई लोग उसको घर के बाहर रखते हैं जो कि पानी से, हवा से, बारिश से एक्सपोज्ड होता है। कुछ लोग अगर उसको घर के अंदर रखते हैं तो कोई बेसमेंट के करीब वाली जगह करते हैं जहाँ वाटर लॉगिंग के खुदा ना खासा चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्लेसमेंट वाइज आप कोई टिप देना चाहें लोगों को? देखिए, प्लेसमेंट में जब आप किसी से अच्छे कंसल्टेंट से जब आप कंसल्टेंसी लेते हैं वो आपके पूरे घर की जो डिज़ाइनिंग है वो एक मोहतात अंदाज से और मोहतात और सेफ्टी के तमाम पैरामीटर्स को सोचते समझते हुए रखता है। देखिए, अगर आप खुद से कुछ डिज़ाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप कोई गलती करेंगे। आप किसी ऐसे एरिया में अपना सर्किट बोर्ड या वो तमाम चीज़ें डिज़ाइन कर लेंगे जहाँ पे वो एक्सपोज हो सकती हैं बारिश से। तो इन चीज़ों से बहुत केयरफुली उसको डिज़ाइन करना होता है और वो ऐसी प्लेसमेंट जो प्रॉपर बारिश से या बाकी पानी के असेस से जो है ना पानी की रीच से दूर हो, हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि ये डिज़ाइंड होती हैं लेकिन ये वाटर प्रूफ तो नहीं होती, लेकिन कुछ वाटर रेजिस्ट कुछ पोर्शंस को शायद इनके भी कुछ SOPs हैं, इनके डूज एंड डोंट्स हैं, उनका अगर आप ख्याल रखें तो ये आपकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। वैसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि कोड स्क्रैच करके आप पता लगा सकते हैं कि अगर आप फास्ट केबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जेन्युइन हैं या नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आफ्टर सेल सर्विस आप लोगों की क्या होती है? एक दफ़ा किसी ने आपका केबल परचेज़ किया उसके बाद उनको क्या सर्विसेज मिल सकती हैं? मैम, एक तो देखें, एक तो मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से ये बात करना चाहूँगा कि फास्ट ने एक स्पेशल प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, दैट इज़ लो स्मोक ज़ीरो हैलोजन। और जितने हमारे पब्लिक एरियाज़ होते हैं घर, उसके अंदर ख़ास तौर पे हम उसको फास्ट ग्रीन के नाम से हमने लॉन्च किया। लो स्मोक ज़ीरो हैलोजन का प्रोडक्ट जो है ना वो चूज़ करना चाहिए और सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के तमाम मेयार को हम सिक्योर भी करते हैं और हम सारी चीज़ों को अगर किसी ने इंश्योर करना है तो वो इंश्योर थ्रू टेक्स्ट कर लेगा। अगर उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए तो हमारे
पास नंबर हर वक्त एब्सोल्युटली यूएन नंबर मौजूद है। फास्ट केबल्स का अगर आप इंतखाब करते हैं यू गेट मेनी एडवांटेजेस। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जरा आपको दिखाते हैं कि एक दफा फिर जो हुकूमती राब्ते, अवामी राब्ते हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो फर्दर स्ट्रेन कर रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर को। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि मिक्स्ड मैसेजेस जा रहे हैं। जरा आपको ये पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्टली ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आके इस पर गुफ्तगू करेंगे। बट टेक अ लुक कि किस तरह ये अवामी राब्ते, ये जलसे जुलूस शायद खुदा न खास्ता बेएहतियाती की वजह से कोरोना की दूसरी लहर को मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं। टेक अ लुक। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी जलसों में कोरोना एसओपीज नजरअंदाज, सियासतदान भी कोरोना की लपेट में आने लगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, खुद को घर पर करंटीना कर लिया। कमर जमान कायरा गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में पेश थे। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद सफदर का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को जाती उम्रा में करंटीना कर लिया है। वो भी गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में मरियम नवाज के हमरा थे। वेलकम बैक। और ये रिपोर्ट देने के बाद तो मेरे ख्याल में सारी जो आपकी कोरोना रिलेटेड एंजाइटी है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। प्लीज़ कैरी अ सैनिटाइज़र, मास्क जहाँ पे अगर आप बाहर जा रहे हैं ज़रूर इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, समाजी फासला बरकरार रखें। हम ये बार बार कहते हैं, लेकिन मुझे पता है जब आप न्यूज़ देखते हैं और उनके जलसे जुलूस देखते हैं तो एक अलग ही मंजर आपके नज़र आता है। एनीवेज जी, एवरी 24 आवर्स ऑलमोस्ट हम 1500-1400 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तेज़ी से फैल रहा है तो एहतियात लाजमी है। जरा एक और बड़े अहम इशू की तरफ आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं कुरान हकीम की और उसके जो नुस्खे और किताबें जब ज़ईफ़ हो जाती हैं तो उन औराक की हमने अक्सर देखा है कि बेहुरमती होती है। हमें पता नहीं है कि हम उनके साथ क्या करें। उनको अक्सर लोग मसाजिद में या फिर कोई मदरसा होता है वहाँ पे रखाते हैं, लेकिन वो इतने ज़ईफ़ होते हैं कि लोग इस्तेमाल में नहीं ला सकते, उनको पढ़ नहीं सकते। फिर एक हमारे यहाँ एक और तासुर ये है कि उसको ठंडा करने की नीयत से समंदर में या फिर किसी झील में किसी जगह पे फेंका जाता है या डाला जाता है, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, कि उसको ठंडा करने की एक रिवायत हमें नज़र आती है। तो वो भी मेरे ख्याल में सही नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह का निज़ाम अपने यहाँ रखा हुआ है, सेवेज का पानी हम देख सकते हैं कि समंदर में, नदी नालों में जिस तरह शामिल हो रहा है, तो वो साफ़ पानी तो है नहीं, और उसमें इन औराक को डालना, लेकिन फिर करें तो क्या करें, ये सवाल हमारे सामने। पहले इसी हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड। जी जनाब, हमारी ऐसे ही एक इदारे के नुमाइंदे से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ इस नेटी जेटी के पुल के करीब से उन्होंने 1700 बोरे इन औराक के जमा किए हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये रिवायतें, ये जो हमारा रवैया है, ये कंटिन्यू करता है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी भाई। उनसे ज़रा इसी मामले में थोड़ी हिदायत लेते हैं कि क्या करना चाहिए। क्या अगर हमारे घर में मौजूद पुरानी नुस्खे और जो इस तरह के औराक हैं जब वो ज़ईफ़ हो जाएँ तो हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। नूर भाई, बड़ी तकलीफ है रिपोर्ट, अभी आपने सुनी भी होगी, हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई भी। इसका हल क्या है, आप बताइए, क्या करना क्या चाहिए हमें। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सबके आका, हम सबके मौला हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। वो हमेशा मुआशरे के जो अहम इश्यूज होते हैं उस पर आप डिस्कस करते हैं, लोगों को तालीम देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, और लोगों को उससे जो बेहतर रास्ता होता है वो इख्तियार करने की हिदायत देते हैं और लोग उस पर अमल करते हैं। मैं दुआ करता हूँ जलाल से आपको, आपके इदारे को और आपकी पूरी टीम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेहनत का सिला अता फरमाए, यहाँ भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। अब जो आपने एक सवाल किया, देखिए सबसे पहले तो ये कि क्या करना चाहिए। यहाँ मुख्तलिफ इदारे हैं, अब मदारिस और दारुल उलूम जितने हैं वहाँ भी अपने ज़ाती इनके भी इदारे मौजूद होते हैं, जो क़ुरान मजीद और क़ुरान हनीफ या जो चीज़ें होती हैं, अहादीस होती हैं, जो उनकी जो किताबें, बुक्स वगैरह जो ज़ईफ़ हो जाती हैं, उनको वो एहतमाम के साथ उसको दफन करते हैं, या जिसको एक तरीका प्रोसेस उसको अमल में लाते हैं। मदारिस का भी अलग है, मसाजिद का भी अलग है, और अल्हम्दुलिल्लाह लसानी पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें ऐसी हैं कि जो इनकी अमल करती हैं। और हमारी आवाम ये समझती है कि जब वो
इस मजीद ख्वाहिश को समंदर के पास लेके जाएगी और समंदर गुड करेगी, तो शायद वो नेकियों के खजाने और नेकियों के समंदर के अंदर होतजन हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप बेरहमती कहते हैं। बहुत लोग अपनी अकल के मुताबिक काम करते हैं, हत्ता कि वो गुनाहगार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरह ठंडा करने का मनसूबाबंदी कर रहे थे या कर रहे हैं, तो उनसे इल्तिजा है कि इस चीज से इज्तनाब बरतें। मसाजिद में रख दीजिए, मदारिस के अंदर ये जो तंजीमात हैं उनको दीजिए। अगर आप इंफरादी तौर पर खुद करना चाहते हैं, अगर इंफरादी तौर पर आप खुद करना चाहते हैं, तो उलमा ने उसके लिए एक ऐसी पाक जगह हो कि जहां आप उन तमाम मुकद्दस और आग को दफन कर सकें। ना उनको जलाया जाए, और सुन लीजिए, ना उनको जलाया जाए, ना उनको इस तरह समंदर गुड किया जाए, बल्कि इस जमाने के अंदर सबसे बेहतरीन एक जगह को मुख्तस करके वहां उनको दफन कर दिए। बिल्कुल। नूर भाई, एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। फिर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि हर तरह का हमारे यहाँ एक तरीका लोगों ने बना लिया है, अनफॉर्चुनेटली उसको बिजनेस भी बना लिया है। आप नेटिव जेटी के पुल के पास अगर देखते हैं तो बड़े बड़े ठेलों पे, रेड़ों पे लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म का खाना लेकर, और ये मछली का खाना हो सकता है, गोश्त हो सकता है, इस तरह की चीजें हैं। और कहा यह जाता है, और कई लोगों को मैंने ये करते हुए भी देखा है, कि वो मुख्तलिफ आयात या नुस्खे लेके आ जाते हैं, को इस खाने में मिलाकर उनको शायद ये तरकीब दी जा रही है कि अगर मछली ने खा लिया उस आयत या उस नुस्खे समेत, तो उनकी दुआ या उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। इस पे भी हम बात करेंगे। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, सिद्रा अहमद बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी अहमद, क्या पूछना चाहेंगे? जी सिद्रा, मैं बस यही इसी बात को हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये जो टॉपिक आज आप लोगों ने, ये मौजू आपने जो अपने शो में उठाया है, इस तरह ये मतलब ऐसा टॉपिक आपने इसको छेड़ा है कि मैं यहाँ पर अगर किसी से मतलब 10 लोगों के बीच में अगर बात भी करने बैठता हूँ, तो उसके अंदर 8 लोग ऐसे होते हैं कि जो इसके हक में होते हैं, 2 लोग ऐसे होते हैं जो इसके मुनाफी होते हैं। मगर बस बात ये होती है कि ये इसमें आप जितनी बहस करें वो और मामला बिगड़ते चले जाते हैं। मगर इससे लोगों को, हमें इस बात को जो है ज्यादा तरजीह देनी है। कॉल करने का मैं क्विकली नूर भाई का रिस्पांस उस पर भी ले लूं। नूर भाई, क्या कहते हैं आप, ये जो मछली को नुस्खे समेत खाना खिलाया जा रहा है ये सोचकर कि मन्नत पूरी हो जाएगी, इसकी कोई हकीकत है? हरकतें कर रहे हैं, इनकी शादियां नहीं होंगी, ये ध्यान में रखिएगा। सुन ले गौर से। सदका कहते हैं अल्लाह की राह में सच्चे दिल से देना। कोई भी चीज हो आप अल्लाह की राह में देंगे, उससे कहते हैं सदका, जो रब्बे जुल जलाल कबूल फरमाते हैं। और आपकी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे थे कुरानी नुस्खों के हवाले से। जरूर इन छोटी छोटी चीजों से हम बड़े बड़े गुनाहों से बच सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बेअदबी के जुमरे में चला जाता है जो कुछ हमारी अभी हालिया प्रैक्टिसेस रही हैं। लेकिन एक और बड़ा मसला अगर हम बात करना चाहें, खासतौर पर अगर आप शहर कराची से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको पता है कि पानी की किस कदर शॉर्टेज रहती है। इसी मुश्किल से बचने के लिए कई लोगों ने अपने घर में बोरिंग करवाई है, कुआं खुदवाया हुआ है। अब इस पे भी बहस होती रहती है कि वैसे तो साहिल समंदर की ये पट्टी जहां कराची वाक़े है उसमें एक्वाफर्स नहीं है, यानी जमीनी लहरों तहों के बीच में जो एक पानी का पॉकेट मिल जाता है, साफ पानी का पॉकेट, वो है ही नहीं। तो दरअसल बोरिंग के जरिए जो पानी आप तक पहुंचता है वो पानी वाटर लाइन से, सेवरेज लाइन से सीप किया हुआ पानी होता है। इसमें मुज़र सेहत बातें तो हैं ही, और खास तौर पर ये पानी का जो जायका होता है वो खारा होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि शॉर्टेज है, लोग इसको अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात होती हैं। पहले देखते हैं बोरिंग के हवाले से हमारी ये रिपोर्ट, फिर उसके बाद हम जरा स्किन स्पेशलिस्ट से भी और हमारी शेफ से भी पूछेंगे कि क्या इसको खाने में या नहाने धोने और दूसरे पानी के जो इस्तेमाल होते हैं उसमें लाया जा सकता है या नहीं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो पूरे शहर में होगा। क्या? खारा पानी। जी हाँ, शहरियों के लिए खारा पानी एक बड़ा मसला है। कराची में हर घर के सामने लाखों रुपए की बोरिंग होती है, लेकिन पानी वो ही खारा निकलता है। पीने के लिए तो अब हर इलाके में प्लांट लग चुके हैं, जहाँ से शहरी खरीद कर मीठा पानी पीते हैं। लेकिन गरीब आबादी वाले इलाकों में पीने का साफ पानी तो क्या, खारा पानी भी मुश्किल ही मिलता है। खारे पानी के नुकसानात क्या क्या हैं? क्या खारे पानी से जिल्द के मसाइल जन्म लेते हैं? क्या खारे पानी से सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं? क्या खारे पानी से खाना बना सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात जानेंगे आज हम अपने और आपके शो आज पाकिस्तान में।
जी जनाब, आज पाकिस्तान आपसे आपके इन सवालात का जवाब देगा कि क्या खारे पानी को खाने पकाने में इस्तेमाल में लाया जा सकता है और जल्दी अमराज और खास तौर पे बच्चों को क्या इसको नहलाया धुलाया दूसरे कामों में उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश आफ्ताब खान, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और लाइसेंस एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। बहुत शुक्रिया महविश हमारे साथ मौजूद होने का। इसके अलावा फरा मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, मायनाज शेफ हैं। थैंक यू फरा आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर डॉक्टर महविश आपसे शुरुआत करूं, खारा पानी ना सिर्फ जायके में बहुत बदमजा होता है, लेकिन क्या इसको मुंह धोने, नहाने धोने, बाल धोने के काम लाया जा सकता है या नहीं? सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने इस जो टॉपिक है इसको हाईलाइट किया है। खारा पानी जो है इसमें बेसिकली मादनियात की मिकदार आम पानी की निस्बत ज्यादा होती है, या आप सिंपल वर्ड्स में कहें कि जैसे भी आपने बताया है कि पाइपलाइन से या सीपेज से कहीं से भी मिल जाता है, तो इसके अंदर नॉर्मल जो मिनरल क्वांटिटी है वो नहीं होती। तो इससे स्किन डैमेज होने का सबसे ज्यादा खतरा इस तरह होता है कि जब भी एक्सेस मादनियात पानी के अंदर होती हैं तो उससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। जिल्द हमारा जिस्म का ऐसा ऑर्गन है जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट बैक्टीरिया, पैथोजन, यानी कि जरासीम के खिलाफ, किसी भी बीमारी के खिलाफ अगर कोई चीज हमें प्रिवेंट करती है सबसे पहले वो हमारी जिल्द होती है। तो जब हम इस तरह का पानी इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी जिल्द बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती है। सही। खुश्क होने के साथ हमारा जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो डैमेज हो जाता है। बिल्कुल। और जब एक दफा हमारी स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर डैमेज हो जाता है तो उसका ये होता है नुकसान कि फिर हमें रिएक्शन स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, दाग, धब्बे, रैशेस, यहाँ तक कि जिस तरह हमारी रिपोर्ट भी कह रही थी कि आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, लेकिन इस पे बात ही करेंगे। और बाल जी जी बाल गिरना, बाल कमजोर हो जाते हैं, बालों की जो सर की जो जिल्द होती है उसमें भी आपकी फ्लेक्स, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो सेकेंडरीली आपका जो है वो हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली जैसे आपने बच्चों की बात की, बच्चों की जिल्द तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ना कि सॉफ्ट होती है या सेंसिटिव होती है, तो उनकी स्किन ज्यादा डैमेज होती है बनिस्बत बड़ों के। तो ये जो पानी हमारे पास सप्लाई हो रहा है, और जिस तरह के आप सोच सकते हैं कई ऐसे इलाकों में बोरिंग ज्यादा करवाई जाती है जहाँ पे ना सिर्फ पानी कम है बल्कि हो सकता है लोगों में इतना शऊर भी ना हो, लोग इसके बारे में जानते भी ना हो। आमतौर पे अगर आप इंटरनेशनली देखें, कहीं पे अगर कोई बोरिंग कर रहा है तो फिर उस वाटर क्वालिटी को लैब में टेस्ट किया जाता है कि क्या ये मुज़र सेहत तो नहीं है, क्या इसको इस्तेमाल में ला भी सकते हैं या नहीं। अनफॉर्चुनेटली कराची में, पाकिस्तान में हम ऐसी कोई रिवायत, कोई प्रैक्टिस नहीं देखते। शेफ फरा, आपके पास आना चाहूंगी। बड़े बड़े नुकसान उठा के लोगों ने ये रियलाइज किया है कि खाने पकाने के लिए तो शायद हमें दूसरा पानी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पानी की यानी खारे पानी की ना चाय सही बनती है, अगर आपने इससे बर्तन धोया हुआ हो और उसमें आप दूध उबालने जाएं तो दूध भी फट जाता है। क्या कहेंगी इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, कैसी सिद्रा? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा ने सही कहा, मादनियात और नमकियात की बहुत ज्यादा इसके अंदर होते हैं पानी में, और ये बहुत अफसोस की बात है कि हम बोरिंग करवा लेते हैं जिस मोहल्ले, जिस घर में हो रही होती है, वो बड़े खुश हो जाते हैं पानी निकल जाए, उसको टेस्ट नहीं करवाया जाता। ये पानी हमारे लिए कितना खतरनाक है, तो खुश हो जाते हैं कि चलो पानी तो निकला, लेकिन ये नहीं देखते कि कितनी बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो रही हैं। और जो खाना हम उसी से पकाते हैं, पीने के लिए तो हम कहते हैं चलो बाहर से मंगवा ले, खरीद ले, लेकिन खाना बनाने के लिए हम सोचते हैं यही बोरिंग का पानी यूज करते हैं। सही। लेकिन ये नहीं सोचते कितना खतरनाक ये पानी है। आपके घर में किसी ना किसी को दिल के अमराज होते हैं, किसी ना किसी को ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है, हर घर में होता है, किसी को हाई रहता है, किसी को लो रहता है। वो आपके लिए कितना खतरनाक है। जिनको नहीं भी है तो वो बीमारियां जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं। दूसरा ये कि जो हम खाना बनाते हैं, जो हम सब्जियां खा रहे हैं, हम कहते हैं गिजाइत के लिए हम चले गए हैं ऑर्गेनिक चीजों की तरफ, तो हम सब्जियां भी खाने लगे, लेकिन उन्हीं खारे पानी में ये सब्जियां बनेगी तो कहाँ उसकी अफादियत रहेगी? सब खत्म हो जाएगी। पेट के अमराज हो जाते हैं, डॉक्टर साहिबा ने कहा जिसे यूज करने से जिनके अमराज, बालों के अमराज, खाने से कितने नुकसानात है, पेट की बीमारियां हो रही हैं, मोशन तो आप कहती हैं कि आपका वर्डिक्ट ये होगा डॉक्टर शेफ फरा कि इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल में खाने के लिए नहीं लाना चाहिए, इसमें चाय भी नहीं बन सकती, इसको बर्तन धोने या जैसे आप सब्जी और गोश्त लेके आते हैं उसको धोने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि जो हम खरीदते हैं वो पिए और जो बोरिंग का पानी है उससे खाना बना ले। आप देखिए बर्तन जो है वो उसको, उसके रंगत खराब कर देता है, उसमें जंग पैदा कर देता है, उसको काला कर देता है, तो आपके खाने का क्या हाल करेगा? बिल्कुल सही, क्या हाल करेगा? बिल्कुल सही। अब यहाँ से अंदाजा लगा दो कि आपके जिस बर्तन में पक रहा है उसका
हाल बुरा हो जाता है। दूध आप गर्म करें तो वो फट जाता है, वो इतने खतरनाक केमिकल्स होते हैं, आपके दूध को फाड़ देता है, आपकी चीजों के जायके को खराब कर देता है। आप किसी ऐसे खारे पानी। अच्छा, फिर एक और सवाल हमारे पास आया है और ये डॉक्टर महविश के लिए। डॉक्टर महविश, क्या इस खारे पानी को कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये खातून खाना ने हमसे सवाल किया है क्योंकि उनका कहना है कि उनको लगता है कि खारे पानी में डिटर्जेंट भी ज्यादा डलता है क्योंकि झागी नहीं बनती। तो इसके बारे में जरा बताइएगा कि क्या खारे पानी से धुले हुए कपड़े, क्योंकि वो जिल्द से डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होते हैं, क्या इसको कपड़े धोने के इस्तेमाल में लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने ये बात पूछी है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि इसके अंदर आप जब सोप यूज करते हैं अपने हाथ वगैरह वॉश करने के लिए, नहाने के लिए, तो वो लेदर या फोम नहीं बनता। इसी तरह डिटर्जेंट्स के अंदर भी ये होता है कि वो चूंकि प्रॉपरली वॉश नहीं होते, वो आपका वो जो सोप है या डिटर्जेंट है वो आपकी स्किन पे भी रह जाते हैं और आपके कपड़ों पे भी रह जाते हैं। एक जो कॉन्स्टेंट सोर्स है आपकी एलर्जी का या एक्जिमा का, वो ये सबब बनते हैं फिर यही चीजें। तो इसके लिए स्पेशल सॉफ्टनर्स मिलते हैं, वाटर सॉफ्टनर्स, फैब्रिक के लिए भी मिलते हैं और आप अपने डेली यूज के लिए भी कर सकते हैं। तो वो जो पानी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, उसके मादनियात की क्वांटिटी चेंज करके, तो वो आपके लिए थोड़ा सा यूजेबल हो जाता है वाटर। सही। मुझे ये बताइएगा कि बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह अगर इसमें धुल रहे हैं और फिर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि उसको, जैसे आप उसके जिस्म पे अगर देखिए कि दाने या रैशेज हो रहे हैं, तो क्या उसकी वजह भी प्रोबेबली ये खारा पानी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। इसका सबसे जो आसान हल है वो ये कर सकते हैं कि आप जो डिटर्जेंट्स वगैरह यूज करें, एक तो वो माइल्ड यूज करें। सही। सिमिलरली बॉडी के लिए अगर आप कुछ इस तरह का यूज करते हैं तो आप बॉडी वॉशेस यूज करें बनिस्बत सोप के, क्योंकि सोप हार्श होते हैं। इस तरह आपको मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश, मॉइस्चराइजिंग शावर जेल्स मिलती हैं, वो यूज करें। और जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जैसे ही आप शावर ले लेते हैं या नहा कर आते हैं, फेस वॉश करके आते हैं, इमीडिएटली आप क्या करें, मॉइस्चराइज करें स्किन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ये। जितने भी जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से शान बात कर रहा हूँ। जी शान, क्या ये पूछना था कि खारे पानी से वाइटनेस आ जाती है हाथों पे ना जी, या जहाँ पे यूज करते हैं पानी? जी, आई थिंक वो ड्राइनेस ही है, लेकिन मैं इसको फिर एक दफा वेरीफाई कर लेती हूँ डॉक्टर महविश से। थैंक यू काशिफ फॉर कॉलिंग। जी महविश, क्या कहेंगी? जी, मैं यही बता रही थी कि यही जो सॉल्ट्स होते हैं ना, ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर। ठीक है। एक तो स्किन को ड्राई कर देते हैं सॉल्ट्स, और फिर जब ये पाइल अप हो जाते हैं तो ये भी व्हाइट फ्लेक्स की सूरत में नजर आते हैं, जैसे कि ये साहब बता रहे थे। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था, ये गाइड करती कि अगर आप जी डॉक्टर महविश, आपने तो हमें मॉइस्चराइज कर दिए। जी, मॉइस्चराइज करते रहेंगे तो वो पाइल अप नहीं होंगे। जिस तरह की उनकी कंप्लेन ही आ रही है ना, तो ये कंप्लेन नहीं आएगी उनको इमीडिएटली अगर आपने मॉइस्चराइज किए हमें कि इसको किस तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर आपके पास कोई और सूरत नहीं है, आप इससे अगर मुंह धोना चाहते हैं, इसको नहाने धोने के इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल कीजिए, बॉडी वॉशेज इस्तेमाल कीजिए, जो जाहिर सी बात है आपकी स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रोवाइड करें। शेफ फरा का कहना है कि खाने पीने में इससे जरा एहतियात करनी चाहिए। अब जरा दो जो दूसरे आपने अहम मसाइल की तरफ इशारा किया है, नंबर 1 कि क्या बालों को धोने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं या फिर बाल गिर जाएंगे इससे, एंड सेकेंडली क्या घर की जो सरफेस क्लीनिंग है, पोछा लगाना, सफाई करना, सहन वगैरह धोने के लिए क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे थे खारे पानी की। सवाल हमारे पास आया है कि क्या खारे पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बालों को धोने के लिए, या अगर आपको ये खतरा है कि बाल गिर जाएंगे तो ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेट्स आस्क डॉक्टर महविश आफ्ताब अबाउट दिस। जी महविश, क्या है आपका वर्डिक्ट? जी, पानी आप इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप जो छोटा सा वही टिप मैं दूंगी कि अगर एंड में बॉटल्ड वाटर से लास्ट आपका जो वॉश है या लास्ट रिंस है, उसको अगर आप बॉटल्ड वाटर के एक कप से कर लेंगे तो वो बेहतर हो जाता है। सही। लेकिन समटाइम्स ये एक्सपेंसिव हो जाता है, आप हर दफा बॉटल्ड वाटर या फिल्टर्ड वाटर यूज नहीं कर सकते। तो जिस तरह मैंने आपको ये बताया है कि आप स्किन के लिए यूज कर सकते हैं शावर जेल्स, इस तरह ना शैम्पूज भी मिलते हैं, मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज या क्लेरिफाइंग शैम्पूज इसी नाम से मिलते हैं। वो आप यूज कर सकते हैं वंस अ वीक के, जो भी ये आपके जो मिनरल्स और इनकी वजह से जो पाइल अप हो जाती है स्किन के ऊपर या स्कैल्प के ऊपर फ्लेक्स बन जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। तो कभी कभार हम जिस चीज को वजह से आप समझ रहे होते हैं डॉक्टर महविश, क्या वो ये भी हो सकता है कि खारे पानी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें जो मिनरल्स हैं उसका बिल्डअप है वो बेसिकली वो पाइल अप हो जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप रूटीन में आप अपने 2 या 3 दिन आप रूटीन शैम्पू यूज कर सकते हैं और वंस अ वीक आप
ये शैम्पू यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, रिच मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज या रिच क्लैरिफाइंग शैम्पूज। आप हेयर मास्क मॉइस्चराइजिंग जो है वंस अ वीक वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि खारे पानी से बेसिकली आपकी जो बाल है वो आपका डल हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और ड्राई और डल बाल इजीली ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह आपकी जो है हेयर फॉल जो है वो एक्सेसिव होता है। ठीक है डॉक्टर महविश, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग बालों को कलर करते हैं तो उनको तो वैसे ही ये खतरा रहता है कि ज्यादा शैम्पू करेंगे तो कलर फेड आउट हो जाएगा। खारा पानी उनके लिए खारे पानी से वैसे भी फेड उनके लिए भी ऐसे ही है, बल्कि उनका कलर जल्दी फेड आउट हो जाता है। ओके, वो तो फिर जो कलर करवाए वो तो मिनरल वाटर ही साथ रखें, बॉटल वाटर आई मीन। तो यानी ये इस्तेमाल कौन करे? इसको इस्तेमाल नॉर्मली नहीं कर सकते अगर आपके बाल गिर रहे हैं। अच्छा, फिर लोग जो टोटके आजमाते हैं डॉक्टर महविश, व्हाट अबाउट लोगों ने कहा जी, किसी ने कहा अंडा लगा लो, किसी ने कहा मेयोनीज लगा लो, किसी ने कहा जी तेल लगा लो बालों में। अगर इसमें से नॉर्मल आपका शैम्पू नहीं निकल रहा खारे पानी की वजह से, तो ये जो हम सारे लवाजमात कर लेते हैं ये तो बिल्डअप हो जाएंगे फिर बालों में। ये बिल्डअप हो जाएंगे। वैसे ये चीजें रूटीन में आप नहीं करते, आप 15 डेज बाद कर लेते हैं या वंस अ वीक कर लेते हैं, तो ऑयलिंग जब, बल्कि ये चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं अगर वाइस वर्सा देखा जाए, क्योंकि जितना भी ये मिनरल वाटर है, ये खारा पानी है, ये आपका ड्राई कर देता है बालों को। इसकी इलास्टिसिटी कम कर देता है। मैं जो आपको शैम्पू मॉइस्चराइजिंग बता रही हूँ या मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश, वो इसीलिए बता रही हूँ ताकि वो डलनेस, ड्राइनेस कम हो और आपका हेयर ब्रेकेज कम हो। अच्छा जी, अब जरा आ जाते हैं मशीन्स के ऊपर। जैसे आपके किचन के अप्लायंसेज हैं या दूसरी तरफ अगर घर में बाइक या मोटर गाड़ी खड़ी है, उसको अगर धोने के लिए आपने खारा पानी इस्तेमाल किया तो अक्सर देखा है कि उसकी बॉडी भी खराब हो जाती है। ब्लेंडर का जो ब्लेड है उसके ऊपर जंग लग जाता है। क्या कहेंगे शेफ फरा, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। जब इसके अंदर इतने ज्यादा नमकियात हैं, सॉल्ट की मिकदार इतनी ज्यादा है तो वो खराब ही कर देगा। एक हमें क्वांटिटी के साथ ही यूज करनी चाहिए हर चीज को, लेकिन उसका तरीका ये कि आप इससे वॉश करते हैं किसी भी मशीनरीज को या किचन में जो यूज होते हैं सारी चीजें एक्सेसरीज, उनको आप धोने के बाद हर जगह पे हम मिनरल वाटर या फिर खरीदा हुआ पानी, जो साफ पानी, उसको तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो आप उसे ऑयल लगा लिया करें, सरसों का तेल। जब आपने इसको वॉश कर लिया, जब वो ड्राई होगा तो फिर जंग पैसा हो जाएगा। लेकिन आपने कोई चीज, आपके जो बर्तन है, बर्तन भी आप धो रहे हैं, तो उसके बाद आपने हल्का सा हाथ में ऑयल लेके वो लगा लेंगे तो वो व्हाइट नहीं होगा और वहां से वो जंग इस पे नहीं पकड़ेगा, और वो आपने देखा होगा बिल्कुल सफेद सफेद से उसके धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि वो नमकियात के धब्बे होते हैं, वो आपके बर्तन को फिर खराब कर देते हैं। तो वो नहीं होगा। तो आपकी जो स्टील की देगचियां हैं, जो आपका फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील है, या इसके अलावा अगर आप बात करें कि जो नॉन स्टिक पैन्स हैं, उसमें भी जब हम देखते हैं कि खारे पानी से उनको धोया तो उसमें एक वाइटनेस सी आ जाती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द डिटर्जेंट दैट यू यूजिंग। अगर आपका डिटर्जेंट भी हार्श होगा और आपका पानी भी हार्ड है तो ये आपके तमाम अप्लायंसेस को, कुकिंग पॉट्स को खराब कर देगा। शेफ फरा, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, व्हाट अबाउट द सर्फेसेस, यानी जो हम जैसे फर्श पे अगर पोछा लगाते हैं या फिर जो किचन के काउंटर्स वगैरह साफ करते हैं, उस पे कोई आपने इम्पैक्ट देखा है खारे पानी का? बिल्कुल देखा है, वहाँ पे व्हाइट व्हाइट धब्बे, जब इसकी शाइनिंग खराब हो जाती है। आप मार्बल पे लगा रहे हैं, किचन पे पॉलिश अगर हुई हुई है बहुत अच्छी फ्लोर पर, उसकी शाइनिंग बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो उसके लिए देखिए, अब हर जगह पे हम अपना जो खरीदा हुआ पानी या मिनरल वाटर तो नहीं यूज कर सकते। उसके बहुत सारे, जैसे वही था टोटका या टिप जो सदियों से चलती आ रही है, तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपने अपने किचन कैबिनेट को धोना है, अपने स्लिप को धोना है, या फिर आपने अपने फ्लोर को धोना है, तो आप उसके अंदर उसी खारे पानी के अंदर फिटकरी जो होती है वो थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दें। अगर एक बाल्टी से आप काम कर रहे हैं तो छोटा सा एक टुकड़ा फिटकरी का आप इसके अंदर डाल दें। जी, हम फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ फरा और डॉक्टर महविश हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इंपॉर्टेंट टिप्स आपने दी, लेकिन इसको हाईलाइट करने का मकसद ये था कि हम जो अपनी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो हमने एक तरह से एक समझदार रास्ता निकाला है, उसके अपने कितने नुकसान हैं। खास तौर पर अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो जो पानी बोरिंग करके निकाला जाए उसको प्लीज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसको टेस्ट जरूर कराएं कि क्या वो काबिल इस्तेमाल है भी या नहीं। और उसमें अगर आप कोई तब्दीली देखें, यानी पहले बोरिंग का पानी सही आ रहा था लेकिन अब वो बदबूदार है या उसका रंग बदल गया है, तो फौरी तौर पे उसको टेस्ट कराएं, बजाय इसके कोई और खतरनाक इसकी वजह से रिएक्शन हो जाए। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं जी घर बैठे पैसा बनाने की, जो हर एक की ख्वाहिश है। कल हमने बात की थी वर्क फ्रॉम होम की, क्योंकि उसकी अब दोबारा से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। ऐसा लगता है कि अब हमें दोबारा घरों में जाना पड़ेगा, बिकॉज कोरोना, हम बेहतियाती के तो मास्टर्स हैं जनाब। लेकिन घर बैठ के पैसा बनाएं, ये जो आपको कहा जाता है, इसमें कितनी हकीकत है? कितने लोग हैं जो एक्चुअली इसको अवेल कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो इसकी वजह से बेवकूफ़ बन रहे हैं? क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, बहुत सारे पोस्टर्स और क्लिक्स आपको इस तरह की नजर आती है। बस क्लिक कीजिए, जानिए कि आप घर बैठ के पैसा कैसे बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी होता है और इसमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, एंड व्हाट ऑल यू पुटिंग एट रिस्क, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा बुरहान बेग। इनसे आपकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। ही इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और इनसे जानेंगे कि सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे और हमारी जो मनपसंद एप्स होती हैं उसमें एक्चुअली हम कितने रिस्क पर हैं। थैंक यू सो मच बुरहान फॉर मेकिंग टाइम। सबसे पहले जी, अगर मेरे सामने एक पोस्टर आए और वो कहे कि जी क्लिक कीजिए ये जाने के लिए कि आप घर बैठे पैसा कैसे बना सकते हैं, तो क्या खतरे की घंटी बजनी चाहिए? बिल्कुल बजनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में मसला ये है, हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लाइंस नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती जो कि इसको रेगुलेट कर सकें कि ये कितना हकीकत है और कितना झूठ है। क्योंकि आपने जिस तरह बात करी कि जानने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए, तो प्रॉब्लम क्या होती है, दैट कैन बी क्लिक बेट एज वेल, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन्स चल रही होती हैं एंड दे वांट विजिटर्स, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप किसी लिंक पे जाते हैं और वहाँ से आपका डिटेल्स मांग रहा है, पर्सनल डिटेल्स, या आपको ये बोल रहा है कि साइन अप करने के लिए, जैसे हमारे पास बहुत होता है SMS आता है कि 500 रुपीज़ में आप साइन अप कर लीजिए, देन यू कैन अर्न लाखों रुपए, तो वो एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है और असली में भी काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्लेम अपने आप में इट्स टू गुड टू बी ट्रू कि आप साइन अप कर रहे हैं 500 रुपए से और आपको प्रॉमिस किया जा रहा है कि आप हजारों लाखों कमा सकेंगे। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं इस तरह की? जब कोई कॉल आती है या किसी भी आपको ऐसा लगता है कि बज़ाहिर बड़ी काबिले एतबार चीज़ है और आपने उस पर क्लिक किया, तो ये लोग किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं? असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो साउथ एशियन रीजन है, पाकिस्तान, इंडिया है, हम लोग वेरीफाई नहीं करते। हमारे पास कॉल कहाँ से आ रही है, हमारे पास ईमेल कहाँ से है, हमारे पास SMS कहाँ से है। अच्छा, जो थोड़े से IT लिटरेट जिनको मैं बोलता हूँ, जो थोड़ा सा देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई हुई है, थोड़ा सा पहचान लेते हैं कि दिस इज़ अ स्कैम और दिस इज़ अ रियल थिंग। लेकिन जो प्रॉपरली मैं कहीं फ़ोन करके किसी को बोलता हूँ कि यू कैन अर्न, फॉर एग्जाम्पल आप इस प्रोग्राम के थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू लाख रुपए जीते हैं, तो सर इतने पैसे आप डिपॉजिट करा दीजिए और मैं आपको मजीद पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन बुरहान, इसमें जो की प्रॉब्लम्स होती हैं जरा उन पे आते हैं। एक बड़ा आजकल कॉमन हुआ है नंबर्स की मास्किंग, यानी अगर आप किसी भी अपने बैंक के या टेलीकॉम के आप हेल्पलाइन पे या UAN नंबर पे कॉल करेंगे, वो पहले आपको एक मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कॉल रिसीव करने के लिए, इस नंबर से हम कॉल नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा कॉमन होने लगा है कि इनका नंबर इस्तेमाल करके या अपने नंबर को इनके नंबर से मास्क करके कि आपको लगेगा कि जी फलाने बैंक से कॉल आ रही है, आपको किसी इस तरह की स्कीम की तरगीब दी जाती है। ये क्लैरिफाई करना बुरहान बहुत जरूरी है, इस पे बात करो। दो चीजें इसके अंदर, एक तो ये होता है कि बहुत सारे लोग तो इस चीज की फिक्र ही नहीं करते कि नंबर कौन सा जा रहा है, वो सिर्फ एक किसी और कैरियर के फोन से उठा के किसी और कैरियर पे करके, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर एक टेलको की कंपनी की सिम होगी और दूसरे टेलको से फोन करेंगे कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस स्कैम में भी आ जाते हैं। थर्डली, हमारे पास एक UAN नंबर होता है। UAN नंबर ज्यादा लोगों को पता नहीं होता कि वो यू कैन परचेज इट एज वेल। अगर आपकी कोई कंपनी चल रही है तो आप इंटरनेशनल एक नंबर अपने लिए परचेज कर सकते हैं। होता क्या है कि एक UAN नंबर लेने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं किसी ऑफिशियल टेलको से या किसी कंपनी से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप इतना ध्यान नहीं देंगे कि ये नंबर कहां से आ रहा है और आप मुझे अपनी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमने पास्ट डेज में देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो आगे से सवाल करते हैं कि आप कॉल कहां से कर रहे हैं और आपकी क्या ऑथेंटिसिटी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जवाब नहीं देते और अपना डेटा उनको एग्जैक्टली दे देते हैं। पिछले दिनों मैंने देखा था कि UK में, बिकॉज माई फ्रेंड्स लिव देयर अ लॉट ऑफ देम, उन्होंने बताया कि किस तरह का भी स्कैम आया था कि आपका डेटा चोरी हो जाता है। मिसाल के तौर पे मेरा नंबर किसी को पता चल गया कि ये मेरा नंबर है, फिर अपने नंबर को मास्क कर लिया मेरे नंबर से और मेरे ही घर कॉल करके ये कहा कि खुदा ना खासा मैं किसी मुश्किल में पड़ गई हूँ, मुझे किसी फाइनेंशियल एड की जरूरत है। क्योंकि बज़ाहिर मेरे घर वालों को लग रहा होगा कि ये कॉल मेरे नंबर से आ रही है, तो वो फौरी तौर पे क्या करेंगे कि उसकी बात पे यकीन करके असिस्ट करने लगेंगे। लेकिन उसके लिए भी बार बार वहां के हुक्काम भी और हर जगह लोग कहते हैं
कि जो भी आपका डेजिग्नेटेड नंबर है आप उस पर कॉल करके जरूर देखें एंड यू विल बी सरप्राइज कि एक तरफ ये कॉल आई हुई होगी और अगर आप दूसरे फोन से मेरा नंबर जो कि नजर आ रहा है उस स्क्रीन पे कॉल करेंगे तो आई विल रिसीव इट और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं बिल्कुल होगा। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जिस तरीके से हम ईमेल स्पूफिंग की बात करते हैं इसी तरह हम लोग मोबाइल नंबर स्पूफिंग की भी बात करते हैं। अब आजकल की टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी मुश्किल हो गया है कि आप अपने नंबर को किसी से स्कैम करके स्पूफ कर सकें, लेकिन दिस इज़ द चांस, क्योंकि ये अभी रिसेंटली मैंने 2-3 केसेस देखे हैं। वो क्या करते हैं कि आप ही का नंबर स्पूफ करके आप ही को मैसेज करेंगे एसएमएस के थ्रू, जिसको हम एसएमएस बॉम्बिंग भी एक चीज़ कहते हैं और एसएमएस स्पूफिंग भी कहते हैं। तो मैं आपका नंबर स्पूफ करके मतलब कोई भी एसएमएस तो कर सकता है, लेकिन कॉल करना अब इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है टेलकोस के बाद। तभी लोग कहते हैं कि आपको अक्सर कॉल्स आएंगी जिसमें फिर आप बार बार माफिया मांग रहे होंगे लोगों से कि भाई मैंने नहीं वो मैसेज किया, लेकिन आपके नंबर से आपके दोस्तों तक, क्योंकि आपका नंबर भी लीक हुआ हुआ है, आपके दोस्तों का नंबर भी लीक हुआ हुआ है, उनको ये कहा जाता है कि जी माली इमदाद की जरूरत है, आई विल रिटर्न दिस मनी। आप कर्जदार हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बहुत ये वाला स्कैम एक बार पहले हो चुका है ना जी बिल्कुल। और ये बड़ा रेगुलर होता है, इसमें आपका सोशल मीडिया भी इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, इसमें बड़ी मजे की बात है जिस तरह आपने अभी ये बोला, इसी तरीके से एक और चीज होती है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले होता था हॉटमेल के अंदर, अभी भी बहुत सारी सर्विसेज में होता है कि अगर मैं अपना पासवर्ड भूल गया तो आई विल सेंड द कोड टू माय 3 ट्रस्टेड पीपल और मैं उनसे कोड मंगवा लूंगा तो आई कैन रीसेट माय अकाउंट पासवर्ड। तो होता क्या था कि पॉसिबिलिटी कि मैं अपने ही किसी नंबर से फोन करते या एसएमएस करता था कि यार आपके पास एक कोड आया होगा, प्लीज सेंड दैट कोड टू मी, तो मुझे अपना अकाउंट रीसेट करना है। तो वो एक्चुअली में बंदा मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आपके कोड ले लूंगा आपसे और आई कैन रीसेट द पासवर्ड ऑफ योर अकाउंट। पूरा का पूरा वो हैक कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बुरहान एक कॉल भी है, लेकिन उससे पहले पूछना चाहूंगी कि आजकल क्लाउड का बड़ा फैक्शन है। लोग अपने बड़े अहम दस्तावेजात और अपनी प्राइवेट एंड पर्सनल एंड अदर फोटोग्राफ्स को बल्कि अक्सर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके उनकी तस्वीर लेकर भी क्लाउड पे रख रहे हैं। ये कितना सेफ है? दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाउड, आप कौन सा क्लाउड यूज कर रहे हैं। अगर आप देखें एवरीथिंग इज डेटा, जो हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में कि हर चीज सिर्फ डेटा के लिए है। समटाइम यू डोंट पे विद द मनी, यू पे विद योर डेटा। ये एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं कि आप जितने क्लाउड यूज कर लें, आप अगर नाम लूं तो गूगल ड्राइव यूज कर लें या माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव यूज कर लें, जितने भी यूज कर लें, अगर आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा अपलोड कर रहे हैं तो आपने पहले ये मेक श्योर करना है कि आपका अकाउंट इटसेल्फ कितना सिक्योर है, क्योंकि आप तो अपलोड करके उसको भेज देंगे, लेकिन अगर आपकी गूगल ड्राइव किसी और के हाथ में है तो दे कैन डाउनलोड द डेटा वेरी इजीली। या तो आप एक और काम कर सकते हैं, इफ यू वांट टू शेयर द वेरी कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑन द क्लाउड, तो आप उसको इनक्रिप्ट करके पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके आप शेयर करें उससे, ताकि आपका डेटा अगर किसी के पास चला भी जाए तो वो उसको डिक्रिप्ट करके वापस चीजों को प्राइवेट रखें। exactly. एक बड़ी खतरनाक ऐप मैंने देखी है और मैं जरूर चाहती थी कि तुम उस पर कमेंट करो बुरहान, रीफेस। और लोग पागल हो गए, वीडियो उठाई अपनी तस्वीर में और अपने आप को जी अपने फेवरेट हॉलीवुड स्टार के रूप में देख के वही करतब करते हुए उसी ड्रेसिंग में उसी फिजिक में देख के बड़े खुश हुए। ये कितना खतरनाक? ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि अपकमिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग पहले देखा करते थे मूवीज के अंदर कि ऐसे होती है टेक्नोलॉजी, और अब हमारे मोबाइल के अंदर ये चीज आ चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, एक और एप्लीकेशन है फेस ऐप, जो बाल भी लगा देती है, जो बाल भी उड़ा देती है, जो मूछे लगा देती है और पूरा स्ट्रक्चर आपका चेंज कर देगी। तो यू कैन अपलोड दैट पिक्चर एज वेल एंड यूज दैट पिक्चर। अच्छा, अब ये टेक्नोलॉजी इतनी आम होती जा रही है तो इसका मतलब है कि एक जो नॉर्मल डेवलपर है वो भी कोड को समझता है और वो भी इस चीज पर अगर काम करता है तो दे कैन रीफेस एनी फेस विद दैट थिंग, क्योंकि एआई इसके अंदर इन्वॉल्व होती है एंड दे कैन स्ट्रक्चर योर फेस अकॉर्डिंग टू दैट। आई एम थिंकिंग कि स्पेशली क्योंकि हम मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, जर्नलिज्म, कई दफा आपकी कोई रिपोर्ट, कोई न्यूज वायरल होती है, पहले तो हम कहते थे ना कि यार डुप्लीकेट है, लेकिन अब डुप्लीकेट छोड़ो, आप कोई भी एक्शन, कोई भी वीडियो बनाकर किसी भी अपने पसंद के शख्स की शक्ल उस पर लगा सको, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑथेंटिक है भी या नहीं? देखिए, मसला ये है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो आवाम होती है, उनको ऑथेंटिक से तो मतलब होता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनको सिर्फ एक रिपोर्ट, न्यूज़ चाहिए होती है और वो वायरल हो जाती है पूरे व्हाट्सएप पे और फेसबुक वगैरह पे। लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ होती हैं, जो कि प्रूव होती हैं, देन दे गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, क्योंकि फिर वो ये स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि ये आप है भी या नहीं है, तो वो फिर बाद में एक रिपोर्ट निकल के आती है। लेकिन उससे पहले बहुत मुश्किल है ये पता करना, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। आपकी पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकती है। पहले हम जब छोटे होते थे तो हमें कहा जाता था कि भाई तस्वीर खिंचवाते हुए जरा अपना हुलिया, अपना पोस्चर सही कर दो, लेकिन अब उसकी नौबत ही नहीं आई कि आपकी तस्वीर को कोई भी किसी तरह मिसयूज कर सकता है। बिल्कुल, ये पहले पिक्चर जो फोटो मास्किंग होती थी तो बहुत कॉमन थी। अब ये जो वीडियो पे एप्लीकेशंस आ गई, इतना कॉमनली हो गया कि देखें, एक चीज
आप प्रोडक्टिव भी यूज कर सकते हैं और आप डिस्ट्रक्टिव भी यूज कर सकते हैं। तो हम जो यूज करते हैं ज्यादातर, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिस्ट्रक्टिव करते हैं, लेकिन हम उसको स्प्रेड बहुत जल्दी कर देते हैं। हम उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं देखते कि ये कितना ऑथेंटिक है, लेकिन हम स्प्रेड कर देते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजिकली मुझे बताओ कि इस तरह की अगर कोई डॉक्टर्ड इमेज है, लाइक रीफेस की, इवेंचुअली अगर कोई वीडियो फाइल बनती है और वो फॉरवर्ड होती है, वो तो चले एक मूवी का सीन है, आपको पता है कि ये आप नहीं है, लेकिन अगर इसके अलावा भी तो डॉक्टर्ड मूवीज को टेक्नोलॉजिकली क्या पता लगाया जा सकता है कि ये असली नहीं है? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, लेकिन यू हैव टू गो टू द एक्सपर्ट्स। आप नॉर्मल एज अ नेकेड आइज से आप ये नहीं पता लग सकते कि ये पिक्चर कितनी डॉक्टर्ड है या ये वीडियो कितनी डॉक्टर्ड है। सो यू हैव टू गो टू द एक्सपर्ट्स फॉर द एनालिसिस, और फिर वो आपको एक रिपोर्ट देंगे कि दिस, वो पूरी फैक्ट्स एंड फिगर देंगे कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है। और अच्छा, एक कॉलर में लेती हूँ बुरहान, और उसके बाद खास तौर पे जो टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं उनके लिए मुझे जरूर बताइए कि वो क्या टिप्स, किन चीजों को मद्देनजर रखें, क्योंकि अब ऑनलाइन स्कूल का, ऑनलाइन लर्निंग का जमाना है। द चाइल्ड इज विद द गैजेट ऑल द टाइम। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से? जी मुश्ताक बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। मुश्ताक, सवाल क्या है आपका? सवाल तो कुछ नहीं है, मुझे अपनी कुछ रिदात सुनानी है। वो कुछ इस तरह से है कि बिल्कुल जो आपने मौजू रखा है वो हाल ही में मेरे साथ कुछ इस तरह का वाकया हुआ है कि मुझे एक जगह से कॉल आई कि हम ऑनलाइन घर बैठे आप इतने इतने कमा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक लिंक दिया सॉफ्टवेयर पे, मैंने उसको डाउनलोड किया। सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड किया तो मेरे सिस्टम का जो सारा डेटा था वो हैक हो गया उस वजह से, जो उन्होंने मुझे लिंक दिया हुआ था कि आप इस सॉफ्टवेयर पे हमारे साथ काम करेंगे। इस वजह से मैं समझे, मैं तो एक तरीके से लुट गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरे जो सारे सिस्टम का जो डेटा था वो उन्होंने हैक कर लिया। तो इसको मुझे पूछना है कि इसको हम किस तरह से अब रिटर्न वापस मतलब ला सकते हैं, रिकवर किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, वैसे आपके साथ तो भी आधी कहानी हुई है। कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि डेटा हैक करके डेटा काबू में कर लिया और उसको एक तरह से उसको यरगमाल बना लिया गया है, अब उसके पैसे भी मांगे जाते हैं। बुरहान, क्या किया जाए? दो चीजें, एक तो बहुत अफसोस हुआ कि आपके साथ ये वाक़या हुआ है, लेकिन द प्रॉब्लम इसके होता क्या है कि जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे साथ पैसे कमाइए या घर बैठे पैसे कमाइए, तो घर बैठे पैसे मत कमाइए, क्योंकि वो आपको कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये इसमें हम दो पहलू देखते हैं, एक तो स्कैमिंग हो रही है हमारे पास, और दूसरा हमारे हैकिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। स्कैमिंग क्यों हो रही है? क्योंकि मैं पूरे महीने आपसे काम कराऊंगा और एंड में आपको बोलूंगा कि आपकी रिपोर्ट सही नहीं थी, तो मैं आपको पैसे नहीं पे करूंगा, तो ये हो गया आपका स्कैम। सेकेंडली, जैसे कि अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा यूट्यूबर का यूट्यूब का अकाउंट हैक होता, इसी तरीके से कि हम आपको एक सॉफ्टवेयर सेंड कर रहे हैं, एक गेम सेंड कर रहे हैं, यू टेस्ट इट एंड देन वी विल स्पॉन्सर यू, और उसका तो काम ही है, आपने बताया था मुझे। और एक .exe की जो फाइल होती है ना, वो इतनी खतरनाक होती है आपके सिस्टम के लिए, विंडोज सिस्टम के लिए, कि वो आपके सिस्टम का पूरा एक्सेस एक साथ ले सकती है। तभी अगर अभी आप कुछ भी डाउनलोड करने लगते हैं उससे पहले विंडोज आपको एक वार्निंग देता है कि क्या आप एक सिक्योर जगह से exe फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद जिम्मेदारी आपकी है भाई कि आपको वार्निंग भी दे दी, फिर भी अगर आपने नहीं किया। और जो रैंडम ये इस तरह के लोग होते हैं, ये आपको सॉफ्टवेयर देते हैं और आप इंस्टॉल करते हैं, खुद डेलिबरेटली आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका डेटा सब बाहर जा सकता है। विलिंगली कर रहे हैं। बुरहान, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम टुडे। आज वक्त बहुत कम था, बट वी आर गोइंग टू टिप्स फॉर द टीनेजर्स पेरेंट्स, यानी उनको क्या क्या पता होना चाहिए कि कितने उनके बच्चे वल्नरेबल हो सकते हैं। मैं उनको ये नहीं कहूंगी, इल्जाम देने की बात नहीं है, वल्नरेबल हैं। आपका काम है कि आप बच्चों को गाइड करें और उनको प्रोटेक्ट करें, उसकी टिप्स हम जरूर करेंगे। अभी लेते हैं, बल्कि आज प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं पे होता है। कल अपना बहुत ख्याल रखिए, कल सुबह वापस हाजिर होते हैं, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।